अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। खबरदार होशियार, रेड लाइट ऑन हो चुकी है, यानी खतरे की घंटी बज चुकी है। हुकूमत चीफ जस्टिस पर तनकीद के निश्तर बरसा रही है और तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मोर्चाजन है। सियासी जमातों की खींचातानी से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होने पर रेड लाइट ऑन है। सियासी अफरा तफरी की वजह से मईशत के तबाह होने की रेड लाइट ऑन है। अदालती फैसलों की बेतौकीरी से आइन पर हर्फ आने की रेड लाइट ऑन है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने होने से दस्तूर के नफी होने की रेड लाइट ऑन है। दंगे फसाद के दौरान रियासती इदारों पर हमला करने और दिफाई इदारों को तनकीद का निशाना बनाने पर रेड लाइट ऑन है। महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली गैस की कीमतें अवाम पर कयामत ढा रही हैं। मुल्क में गजाई किल्लत पैदा होने और पैदावारी सलाहियत में कमी आने की रेड लाइट ऑन है। गिरफ्तारियां होने, नजरबंद किए जाने और इंतकाम का निशाना बनाए जाने पर सियासी जमातों में सब्र की हद लबरेज होने की रेड लाइट ऑन है। लिहाजा अब बस कर देनी चाहिए। टकराव की पॉलिसी और इंतकामी कार्रवाइयों की सियासत से बस कर देनी चाहिए, क्योंकि रेड लाइट ऑन हो चुकी है और इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो तसादुम होगा और इस तसादुम के नतीजे में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। पीटीआई दौरे हुकूमत में पीडीएम सड़कों पर थी और पीडीएम हुकूमत में पीटीआई सड़कों पर थी, और आज तारीख में ऐसा हुआ है कि हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों सड़कों पर हैं, यानी पीडीएम भी सड़कों पर और तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर है। सियासी इख्तलाफात शिद्दत की उस नहज पर आन खड़े हुए हैं कि जिससे आगे तबाही ही तबाही है, खैर नहीं है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रही और सुप्रीम कोर्ट फैसलों की निस्बत मुशावरत करने और मुज़ाकरात करने की तजावीज़ देने से पीछे नहीं हट रही। अवाम महंगाई की यलगार से नहीं बच रहे और सियासतदान अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने से नहीं हट रहे। तहरीक इंसाफ सिर्फ इलेक्शन लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रही है और हुकूमत इलेक्शन की तारीख आगे ले जाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही है। और बाजियां खेलने की इस कश्मकश में ना तो इदारे बच रहे हैं, ना रियासत का तकद्दुस बच रहा है, ना आइन की कोई वक़्त बच गई है और ना ही कहीं कानून की अमल दरामदी नजर आती है। गुज़श्ता एक हफ्ते में जिस कदर दंगे फसाद हुए उसने मुल्की मईशत को तबाही के परले किनारे पर जा खड़ा किया कि जहां से वापस आने के लिए एक बड़ा दरिया उबूर करना पड़ेगा, कई दश्त और सहराओं की खाक छानना होगी। आखिर इसका हल क्या होगा? हमारे साथ सीनियर कानूनदान एतजाज मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। एतजाज साहब, आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद वजीर आजम को नाअहल कर दिया जाएगा, लेकिन पेशगी फैसला किया गया पीडीएम की जानिब से कि हम जो है वो धरना देंगे। आपको लगता है कि अदालत ने किसी प्रेशर में आकर अपना फैसला वापस कर लिया या फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक और मौका दिया है सियासतदानों को? मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस बड़ी ठंडे मिजाज से इस मार्के में, और जिसमें पीडीएम उनको और नून लीग ये ले आई है, उसको ला खींच के लाई है इस मार्के में। वो नहीं पढ़ना चाहते थे और वो मैं समझता हूँ कि बड़े ठंडे मिजाज से ये गेम खेल रहे हैं। और उन्होंने मतलब 23 तारीख डाल दी। अब 23 तारीख तक तो धरना चलेगा। अब 23 तारीख तक इनको सेक्शन 144 की भी खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी और 245 भी, आर्टिकल 245 जो फौज के हवाले हुआ है ये एरिया, उसकी भी इनको तो बड़ी सहूलतकारी दी गई, सहूलत की गई है इनके लिए। आगे सब इंतजाम, अब ये वफाकी हुकूमत है, ये वफाकी हुकूमत है और वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस के अपने खिलाफ और कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं दोगे हम उठेंगे नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। और बड़ी अजीब इन्होंने, ये नून लीग वालों की तो समझ आती है। नून लीग वालों ने तो वो बांध ली है खुद कुछ जैकेट और वो ट्रक में बैठ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कुछ जैकेट पहन के खुद कुछ ट्रक में, और उनका तो ये है कि हमने जाके और टक्कर मारनी है, सर भी फोड़ना है और सारे ट्रक को उड़ा देना है, टक्कर मारनी है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के साथ टक्कर मारनी तो मुराद है कि आपका तो मामला गया। अब वो चाहते ही है कि उनको नाअहल किया जाए। नाअहल अगर किया जाएंगे
तो नून लीग के पास तो बयानिया ही तब बनता है ना, कुछ के नायल हो तो वो भी मजलूम बने, तो मजलूमियत लेके तो मैदान में उतरे, यदि हमें भी देखे वो क्या झंडा लेके निकले जी हमें भी चलने नहीं देते, हमें भी चलने नहीं देते। ऐसी हुकूमत जिनके वजीर और वज़राए आला और वज़राए आज़म ऐसी बातें कर रहे हो, वो क्या कैसे चलेगी? एतजाज साहब, आपने जो ये बात की है कि नून लीग तो ज़ाहिर है कि वजीर आज़म आपके बकौल के खुद कुछ जैकेट पहने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवा है। मरीम नवाज साहब आज बहुत गरजी बरसी हैं। अगर नाअहली वाला फैसला नहीं होता, हम एक हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि अगर अदालत जो है वो इतना सख्त फैसला नहीं करती है, लेकिन जो दूसरा सख्त फैसला है वो चीफ जस्टिस साहब को घर भेजने का फैसला है और उस पर ज़ाहिर है कि उन्होंने तहरीक भी मंजूर कर ली है कि वो भेजेंगे रेफरेंस। आपको क्या लगता है कि ये मुमकिन है चीफ जस्टिस साहब को मौजूदा पार्लियामेंट? ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है, और मेरा नहीं ख्याल बाकी जजेस जो है जितने भी हैं वो इसको बर्दाश्त करेंगे। इस तरह तो फिर कोई चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस होगा वो आइंदा का वो तो बगैर कलम के उसकी उंगलियां कटी भी होंगी, वो तो कोई फैसला ही नहीं कर सकेगा, दस्तखत ही नहीं कर सकेगा। फिर क्या चीफ जस्टिस का वकार रह गया? और फिर ये है, मैं समझता हूँ एक चीफ को लेंगे तो दूसरे चीफ पे आ जाएंगे, ठीक, फिर दूसरे चीफ पे आएंगे। तो इतनी अगर शय मिल गई जिस तरह वो कहा करते थे मौलाना फजल रहमान कि हम जाके धरना देंगे, सिर्फ यहाँ नहीं देंगे समझे कि इस्लामाबाद, हम पिंडी में देंगे। तो एतजाज साहब, जो मरीम नवाज साहिबा कह रही है कि चीफ जस्टिस साहब के इस्तीफे तक इलेक्शन नहीं होंगे, सितंबर का वेट कर रहे हैं। हाँ, वो इंतजार करें, फिर लंबी इस्तीफा दे देंगे चीफ जस्टिस साहब, इतना आसान है? नहीं, इस्तीफा नहीं देगा, मेरा नहीं ख्याल चीफ जस्टिस ये उमर अताब बलियाल एक अवान है और मतलब काफी वो बड़ा धीमा है। मेरे साथ हमने एक साथ काम किया, बड़ा ही धीमा। ही इज अ वेरी पोलाइट पर्सन, ही इज अ सिविलाइज्ड पर्सन। उनको कभी अदालत में आप पूछ लें, ये जो कमाल मुस्तफा साहब खड़े रहे मौलाना के साथ, उनको पूछें कि कभी उन्होंने उमर अताब बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट में जब से गए और ये उनके सामने पेश होना शुरू है क्योंकि प्रेसिडेंट भी है सुप्रीम कोर्ट बार के, कभी उनको ऊंची आवाज में बात करते सुना है, किसी को डांटते सुना? बड़े बड़े चीफ जस्टिस हुए जो डांटते थे, उन्होंने ही इज नॉट द टाइप। ये अगर साहब भी 2 महीने उनके सामने पेश हो और पेश हो, जिस दिन तो उस दिन वो कहेंगे अच्छा आपको बड़े अच्छे बात देख रहे हैं, हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल, ठीक है। हाँ, ये तो उसका एक सिविलाइज्ड पर्सन। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि उनका अंदाज़े बयान ही इस तरह का है, उनका अंदाज, उनकी तबीयत ऐसी है। He has never shouted at anybody. I don't know. लेकिन एतजाज साहब, आप नहीं समझते कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब बहुत ज्यादा मुतनाज़े हो चुके हैं? जैसे कि ज़ाहिर है कि जिन्हें जजेस पे एतराज़ था, उन जजेस को साथ बिठाना, फिर बेंच वही बनना कि जो हुकूमत नहीं चाहती है बनना, तो थोड़ा सा चीफ जस्टिस साहब क्या इस मामले को हैंडल कर सकते हैं? और जो इलेक्शन वाला मामला है कि ज़ाहिर है जिसपे अगर नाअहली होती है, नहीं होती, दोनों सूरतों में बिठाना तो है, तो वहां कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, कोई चीज जस्टिस ना नायल हो रहा है ना वो छोड़ के जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस, ये वही चीफ जस्टिस है जिसको मैंने तनकीद की थी जब इन्होंने आधी रात को अदालत लगा ली थी, और उस आधी रात में उस अदालत में वो डिप्टी स्पीकर सूरी की जो थी जो उसने करारदाद को खत्म किया था, वो इन्होंने मतलब उस पे इन्होंने एतराज किया था और वो खत्म कर दिया था करारदाद को उसकी सूरी की। और इमरान खान के खिलाफ वो जो थी करारदाद अदम एतमाद, उस पे वोट कराया था और इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई उस वजह से। उस वक्त तो बहुत तारीफ करते थे, उस वक्त की टेपें चलाए ना। एग्जैक्टली सब इस पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे जरा, चूंकि ज़ाहिर है कि आपने हिस्ट्री अपनी आंखों से देखी हुई है, 1997 का जो मामला हुआ था, जो अदालत पे ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, और आज जो ये धरना है, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मुख्तलिफ है इसमें या दोनों में कोई सिमिलरिटी है? नहीं, ये बहुत संगीन है, ये संगीन है बहुत ज्यादा। इसकी वजह आपको बताऊं, वो तो एक हल्ले में सरप्राइज के तौर पे वो ले आए पंजाब की हुकूमत और
वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ और ये जो वफाकी हुकूमत थी, ये ले आए जत्थे 5-6 बसों पे, और उन 200-300 आदमियों को चीफ जस्टिस की कोर्ट रूम पे हल्ला करा दिया, उनका हमला करा दिया, और जजेस बाकायदा अपनी कुर्सियां पीछे गिरा के और भागे, क्योंकि पीछे दरवाजा था जिससे निकलना, और वो क्राउड चढ़ आ रहा था उनके ऊपर। ठीक है एतजाज साहब, मैं चाहूंगी, आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं, बहुत शुक्रिया बाय द वे टाइम देने का, तो मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मेरे साथ माहिर कानून शाह खावर साहब मौजूद हैं, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं शाह खावर साहब सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि अभी ज़ाहिर है कि ब्रेकिंग भी हमने दी है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है सिपा सलार की ज़ेर सदारत, और जो 9 मई को वाक़यात हुए थे उस पर भी ब्रीफ किया गया और फैसला किया गया है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो लोग मुलव्वस थे, जिन्होंने ज़ाहिर है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, शख्सियात को निशाना बनाया, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे ये ज़रा बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा, ये कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्या किया जाएगा, किस तरह शनाख्त होगी और किस तरह प्रोसीजर चलेगा? देखिए, बिल्कुल ये तो बड़ी अफसोसनाक वाक़यात हुए 9 को भी और 10 को भी, जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल हुई, और आज आपने देखा है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया, उस पर उन्होंने इस पर बड़ा शदीद रद्द अमल का इजहार किया, और बिल्कुल उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि जो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर जो दहशतगर्दी हुई और वहाँ पर जो तखरीबकारी हुई, अटैक हुआ, वो भी उन्होंने कहा कि वो सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। तो ये खासी तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि अभी हमारे साथ पैनलिस्ट हुमायूं अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं, इनको बिल्कुल चाहिए, ये बड़ा एक सीनियर एलिमेंट समझे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि उनका, ठीक है, सियासी बयानियाँ अपनी तरफ, अपने कारकुनों को माइल करना है खास अपनी सपोर्ट में, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये जो इवन इमरान खान साहब भी, मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्ट अटैक करते हैं जो फौज की शख्सियात के ऊपर, उनका नाम लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी और बाकी भी, उससे उनको इज्तनाब करना चाहिए। और अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारा कौमी इदारा है, उसको ऐसी कोशिश या ऐसे तासुर देना कि उनके रैंक एंड फाइल्स में जो है वो इख्तलाफ है, ये उनमें डिवीजन है। मैं फरमा साहबा आपको बताऊं कि जिस दिन खुदा न खास्ता इसमें अगर कोई कामयाब हो गया, तो ये हमारे दुश्मनों की कामयाबी होगी। आर्म्ड फोर्सेस जो है उनका बिल्कुल, आज वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मैसेज है। और अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि फौज अपने डिसिप्लिन को वायलेट करेगी या अपने अंदर जो है बगावत करेगी, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। हमें फौज के पीछे खड़ा होना है, फौज हमारी फौज है, कौमी फौज है। यस, फौज का जो एक सियासी किरदार रहा है, यस, उसके ऊपर हम एतराज कर सकते हैं, वो पहले भी था। अब अगर फौज ने अगर कह दिया कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हमें अब सियासत में न घसीटा जाए, तो हमें उनको साइड पे रखना चाहिए और अपने मामलात सियासतदानों को बिल्कुल आपस में बैठ के तय करने चाहिए। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी एक तासुर आया कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको यकीनन अपने इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए तय करने चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, मैं उधर मौजूद था कि जब इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन वहां पे जेर तजवीज़ थी, उस पर भी आज चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी और अली जफर साहब को भी ये कहा कि पॉलिटिशियंस को अपने जो इख्तलाफात हैं या जो डिफरेंसेस हैं उनको बातचीत के तहत हल करना चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी का जो है सबूत देना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जिनको मैसेज देना अगर उनको समझ ही नहीं आ रही तो फिर क्या फ़ायदा है। मुझे बताएं हुमायूं साहब, ये जाहिर है कि ये एक बड़ा ही अहम पैगाम है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग भी दूसरी जानिब में नहीं, अगर मैं खान साहब की बात करूं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने जब निकलने के बाद जो खिताब किया, और वो जो, खैर मैं लफ्ज़ वो दोहराऊंगी नहीं, कि जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर या बहुत ही ज़्यादा जज्बात के अंदर आकर उन्होंने जो कलमात अदा किए और चैलेंजिंग मोड में थे, ये आपको हमेशा सेटबैक्स की तरफ लेके जा रहा है, ये आपको कोई पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जा रहा। क्या इस पर नजरसानी करेंगे? और ये भी कि उसके बाद ही फौरन आप लोगों ने, चले नैब में मुकदमा चलाने थे, ठीक है आप चला लें, चले जाएं, लेकिन रेंजर्स पर मुकदमा, ये तो आग भड़काने वाली बात है।
देखिए, हम दिल्ली जो वाकयात है उन पे कमेंट्री कर रहे हैं। पीटीआई ने पिछले 1 साल से मांगा क्या है? 13 महीने से पीटीआई ने ये कहा है कि इलीगली हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए और हमें प्लेट में पावर दे दी जाए। नहीं, आइन के मुताबिक हम चाह रहे हैं कि एक इलेक्शन हो जाए। जिन 2 सूबाई असेंबलियों में किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि वो इलीगल डिसोल्यूशन थी, उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। हम बातचीत के लिए भी बैठे, बहुत दफा हमने बातचीत की आमादगी का इजहार किया। उसके बाद आपने देखा कि ज़मान पार्क पे हमले हो जाते हैं या अगले दिन हमारे कोई अहम पार्टी के लीडरान को नजरबंद कर दिया जाता है। अभी भी आप देख लें कि तकरीबन एंटायर पार्टी इस वक्त नजरबंद है और जो बाहर हैं वो छुपते फिर रहे हैं। लेकिन हुमायूं साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूंगी, लेकिन ये काम फौज ने तो नहीं कराया, ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं करा रही। जिसने कराया है हुकूमत, आप उन पर तनकीद करें। और ये भी रिएक्शन तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ना कि जाके आप कोर कमांडर हाउस में आग लगा दें। आप वक्त ही ना समझें। फरवा, यू हैव बीन वेरी प्रिजम्पशस। ये एक ओपन इशू है। हमने पहले दिन से ये कहा है कि हमारी पार्टी ने आज तक ये जलाओ गिराओ या तोड़ फोड़ की सियासत नहीं की। इस वक्त वाइडली सर्कुलेट हो रही हैं यास्मीन राशिद की और इमरान खान साहब की जो 2 बहनें हैं, वो क्राउड में क्या अल्फाज बोल रही हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि आप इसकी एक सुप्रीम कोर्ट के तहत इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। देखिए, पाकिस्तान पीटीआई बेइंतहा कदर करती है। 1 साल पहले तक तो हम पे चार्ज ये लगता था कि आप सेम पेज पे क्यों हैं, 1 साल पहले तक, ओके। और उसके बाद आप देखिए कि पीएमएलएन को अगर आप देखें, पीएमएलएन ने 1998 में एक आर्मी चीफ से को जबरदस्ती रिजाइन करवाया। 1999 में एक को सैक किया तो वो खुद सैक हो गए। 2013 में जरदारी साहब ने कहा कि मैं छोड़ दे माजी की बात है। अभी जो करंट सिचुएशन है, सुन ले आप। जी। नहीं, मैं आपके जवाब दे रहा हूं। मेमो गेट क्या था? मेमो गेट ये था कि एक हमारे जो एम्बेसडर थे, उनके जरिए अमेरिका की हुकूमत को खत लिखाया गया कि मुझे अपनी फौज से बचा लो। 1999 में एक अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट था गालिबन, एक पूरे पेज का इश्तिहार दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि मुझे मेरी फौज से बचा लो। ये डॉन लीज क्या चीज थी? ये तारीख तो आप देखिए। आज आप हमें कह रहे हैं और हम तारीख में पड़ जाएंगे ना। मसला यही है कि हुमायूं साहब, जब हम तारीख की बात करते हैं ना तो फिर हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं। अगर हम तारीख से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर हम बात कैसे करेंगे? मुझे बताएं कि आपने कहा कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जो हुआ है। आप कंडेम करते हैं उन तमाम तर वाकयात को जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हुए हैं? आप जरा, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मेरा थोड़ा सा ज्यादा ताल्लुक है। मेरी तो परवरिश ही छावनियों में हुई है। मैं तो एक फौजी अफसर का बेटा हूं और पूरी पीटीआई में भी बिल्कुल यही सोच है। हमारे दिल दुखे हुए हैं। हम जिन घरों में पैदा हुए और परवरिश पाई, उनको जब तोड़ फोड़ की जाएगी तो पाकिस्तान का हर शहरी गमजदा है। मतलब क्यों नहीं कंडेम करेंगे? मैं बिल्कुल आपके गम में बराबर की 70-80 हजार कुर्बानियां हैं, शहादतें हैं। वो कौन पाकिस्तानी होगा जो इस चीज को कहेगा कि अच्छा हुआ है? सर, मैं चाहती हूँ कि हमारा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जाए, वरना मैं आपको वो शॉर्ट्स क्योंकि निकाल के रखे हैं जिसमें आपके सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग बकायदा ट्विटर पे वो ट्रेंड चलता रहा है। शाखावर साहब, मैं आपको भी इन्वॉल्व करूंगी कि वो कह रहे हैं कोर कमांडर हाउस पहुंचो, हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। फिर यास्मीन राशिद की वो वीडियो इटसेल्फ एक एविडेंस है। तो माजरत के साथ इन चीजों पर देखिए, मैं पीटीआई का कम से कम लाहौर में सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हूं। मैंने 35 साल लाहौर की सियासत की है। मैं आधे से ज्यादा लाहौर में इलेक्शन लड़के जीता हुआ। ठीक है, चले मुझे ये जवाब दे दे। मुझे शाखावर साहब के पास मुझे सुनिए, अब आपने पॉइंट रेस किया ना जी सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया इज नो एविडेंस एट ऑल। आपने पॉइंट रेस किया। मैं एक पार्टी का सीनियर रुकन हूं, कोर कमेटी का इंचार्ज हूं, इलेक्शन सेल का इंचार्ज मेंबर हूं, इलेक्शन सेल का इंचार्ज हूं।
मैं तो किसी ऐसी प्लानिंग में मुझे नहीं कहा गया, ना उस दिन किसी किस्म का कोई पैगाम मुझे भेजा गया। मैं लाहौर ठीक है सर, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपने बात कि सोशल मीडिया के पास कोई एविडेंस नहीं होता, सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ऑडियो लीक्स जो मुखालिफ पार्टी की होती रही ना सोशल मीडिया पर, फिर आई थिंक ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर आप तो इत्तेफाक कर ले कि किसी चीज पे यकीन नहीं करना, लेकिन आई एम सॉरी कि ये हमारे जो बयार है ना, ऑडियो लीक्स तो वैसे ही कोई एविडेंस नहीं है। मुझे हुमायूं साहब मुझे बताइए, रेंजर्स के खिलाफ मुकदमे वाला, ये रेंजर्स के खिलाफ मुकदमे वाला आइडिया, ऑडियो या वीडियो लीक्स जो है उस एविडेंस की सैंक्टिटी क्या है? ठीक है हुमायूं साहब, रेंजर्स के खिलाफ मुकदमे वाला आइडिया ये कहां से आ रहा है, ये कौन करा रहा है, क्यों कर रहे हैं आप लोग? फिर देखिए, जब एक रिएक्शन होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह रेंजर ने हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी की, इसका पता तो लगाना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो इलीगल थी। ओके, इस्लामाबाद पुलिस कहां थी, पता तो करें। ये पाकिस्तान है, इसमें एक आइन है। सर देखिए, नैब ने दरख्वास्त की थी, नैब ने वो फोर्स मांगी थी, रेंजर्स खुद से उठ के नहीं चली गई थी। ये तोड़ के एक आदमी को आप उठा के ले जाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, किसने ऑर्डर दिया था? चलिए सही है, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा हूं हुमायूं साहब। मैं शाह खबर साहब आपके लिए सवाल छोड़ जाती हूं कि ये क्या प्रोसेस है कि रेंजर्स के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुकदमे कराए और कैसे कराएगी, क्या प्रोसीजर होगा? एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। हमें नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, वज़ीर बल्दियात सिंध भी हैं। लेकिन मैं उन पे जाने से पहले मैं शाह खबर साहब आपके लिए एक सवाल छोड़ के गई थी, उसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर लेती हूँ, अदालत वाला मामला भी, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। ये कैसे मुमकिन है, पीटीआई कैसे कराएगी मुकदमात रेंजर्स पे? देखिए, रेंजर्स जो है ये एक सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं और ये वजारत दाखिला के अंडर है। और जब इनको इन एड टू सिविल पावर पुलिस के साथ अगर उनको बुलाया जाता है तो वो भी एक कानून के मुताबिक बुलाया जाता है। वो एक एंटी टेररिज्म जो लॉ है उसके तहत उनको बाकायदा एक बाय नोटिफिकेशन नोटिफाई किया जाता है कि फलां जगह पे हम सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस को, जिसमें रेंजर्स भी हैं, उसमें एफसी भी है, उनको जो है वो बुलाया जाता है। जब वो उस पर एक्ट कर रहे होते हैं अंडर द कमांड ऑफ सिविलियन अथॉरिटी, तो उसका जो भी एक्ट है वो प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ है। हाँ, अगर वो कहीं पे उन्होंने लॉ को क्लियरली वायलेट ना किया हो, अपनी ड्यूटीज से तजावुज किया हो, तो उनकी जो अपनी डिसिप्लिन के तहत भी उनको अकाउंट फॉर किया जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर सिविलियन आर्म फोर्सेस को अगर बुलाया जाए इन एड टू द सिविल पावर, वो भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, तो उनको अकाउंट फॉर नहीं किया जा सकता। उनको इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी तरह आर्टिकल 245 के तहत जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो भी बुलाया जा सकता है इन एड ऑफ सिविल पावर, और उसके भी अपनी इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जब उनको सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस को लॉफुली बुलाया जाए सिविलियन अथॉरिटीज की हेल्प के लिए या मुआवनत के लिए, तो वो अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। उनको जो है आप मोरद इल्जाम नहीं सकते जब तक कि वो अपने मैंडेट को वायलेट ना करें। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई को सिविलियन आर्म फोर्सेस या पुलिस या फौज किसी के खिलाफ भी इस तरह की प्रोपोज्ड कार्रवाई जो है उससे इज्तनाब करना चाहिए, बल्कि अपने आप को डिसएसोसिएट करने उन एलिमेंट से कि जो उन पे इल्जाम आ रहा है कि वो जो है वो तखरीबकारी में या सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उससे कम से कम उनको अपने आप को डिसएसोसिएट करना होगा। और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बैरूनी जो लोग हैं या बाहर से लोग एक जो फौज के खिलाफ एक जो है वो उसमें बगावत के जो जज्बात को उभारते हैं, उससे भी डिसएसोसिएट करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया वर्कर्स जो हैं वो उन लोगों को जो फौज के रैंक्स एंड फाइल्स में बगावत की कोशिश करते हैं, उकसाते हैं, उनको कम से कम लाइक ना करें, उनसे अपने आप को टोटली डिसएसोसिएट करें। ठीक है नासिर हुसैन शाह साहब, जाहिर है कि आपने भी मामला देख लिया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया उसका सामने आया है, उस पर भी जाहिर है कि मैं बात करूंगी। उस पर सवाल ये है मेरा, चले ये तो मामला एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जमात को कलअदम करार देने की भी बात की राना सनाउल्लाह ने। आई थिंक ये क्या आपके लिए इज इट इनफ कि आप अब एक पार्टी के खिलाफ जो है वो बाकायदा महाज खोल लें और कलअदम करार दे दें, या
पीपी का कोई डिफरेंट मौकिफ है कि नहीं जी हम कलअदम करार नहीं देंगे, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, हमारा वही मौक़िफ़ है जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है कि किसी को भी इस तरह कालदम करार देना और फिर ये तासुर जाए जी ये कोई इलेक्शन से ही इनको निकालना चाहते हैं। तो आज भी चेयरमैन साहब ने जो पार्लियामेंट में बात की वहाँ भी यही कहा है कि हम किसी और तरह से नहीं, इनको इलेक्शन के प्रोसेस में रह के इनको बाहर करेंगे इस पूरे में। और देखें, ऐसा है भी, ये एक बड़ा बना दिया गया है कि जी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ को और वो इलेक्शन में आए तो ये हो जाएगा 2/3 क्या 100% हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखें, सिंध में अभी हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए, पीटीआई कहीं नहीं है। और फिर हारते हैं तो धांधली का इल्जाम लगाते हैं। बताएं डिफेंस क्लिफ्टन या इस तरह के पॉश एरियाज में कहां से कोई धांधली होगी? लेकिन जहां भी हारेंगे ऐसी बात करेंगे। सुनने एक जी शाह साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने इलेक्शनों की बात की है, बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि जब तक मरीम नवाज साहबा कह रही हैं कि जब तक चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा नहीं देंगे इलेक्शन नहीं होंगे। अब बिलावल साहब ने मुज़ाकरात के ऊपर एक मंतिक पेश कर दी है, तो मुझे बताएं कि आप लोग जब वो कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे इमरान खान साहब जो हंगामे हुए हैं उस पर, तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो ये तो ना करने वाली ना होने वाली बात है ना। देखें इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं, अगस्त तक टेन्योर है मौजूदा असेंबलीज का, वो जाहिर है पूरा होगा, उसके बाद तो कोई नहीं कहता। और हमारे चेयरमैन या पार्टी की तरफ से तो सीधा एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और इलेक्शन होंगे। बात अब जो आप कर रही थी, ये जो हो रहा है आजकल जी सोशल मीडिया और दीगर जी पीटीआई, देखें ये सब कुछ पीटीआई की ईमा पे हुआ। और जो इमरान खान साहब हैं, जिस तरह की उन्होंने तकारीर की या जिस तरह उन्होंने मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ या उससे पहले जितने दिन वो चीफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब और दीगर जो एजेंसीज के इदारे हैं IDGI DGC, इनको नाम ले लेके हर जगह पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। हुमायूं अख्तर साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, इनसे पूछें कि मौजूदा जो चीफ आर्मी स्टाफ है उनका क्या कसूर है? वो एक प्रोफेशनल फौजी है, जर्नल है, अपना काम करता है। बाजवा साहब के तो बहुत सारे एहसानात थे खान साहब पे जो उन्होंने उन पर किए। बाद में उनसे क्या नाराजगी थी? उनसे नाराजगी सिर्फ ये थी कि वो गैर आईनी तौर पर जिस तरह वो इनको लेके आए थे, कामयाब कराया था, इनको प्रोटेक्ट करते थे, इनके इजलास तक का कोरम पूरा कराया करते थे, किसी को असाइन किया हुआ था, किसी भी एजेंसी को कह लें या किसी को भी, और इनको हर तरह से जो अलाइज मिला के दिए थे इनको, उनको ऊपर था कि जी आपने इनको नहीं छोड़ना। तो ये जब उन्होंने सिर्फ वो क्या हुए कि वो ए पॉलिटिकल हुए, तो उन पर जी एकदम शुरू हो गए कि जी ये जो है बाजवा साहब के लिए बहुत कुछ इन्होंने कहा। अब इनका क्या कसूर है? इनको सिर्फ क्या है कि ये इदारों को अंडर प्रेशर लाते हैं। इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, पाक फौज का इदारा है। अब देखें ये चीजें जो ये कह रहे हैं, अब भले ये अभी सब कहते हैं जब कोई बेचारा जख्मी हो, कोई खुदा न खास्ता जान से जाए तो वो इनका कारकुन है। चले और जो जाके यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आपने बड़ी अच्छी हमारा नहीं है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है शाह साहब, आपने अपनी बड़ी अच्छी बात की है कि क्या कसूर है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि चीफ जस्टिस का क्या कसूर है कि उन्होंने फैसला दिया नहीं है, लेकिन आपने पेश की, उसके बाद धरना दे दिया, प्रेशराइज कर लिया। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हमारे सब जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि आप लोगों के गिर्द जो घेरा है ना वो तंग हो भी गया और कुछ आप लोगों ने अपनी वजह से भी कर लिया। अब ऐसे में जो एक चीज है जो कि ज़ाहिर चीफ जस्टिस ने भी इशारा किया है, बातचीत, मुज़ाकरात, पहले भी एक दौर चला था, वो नहीं हो सका। अब आप लोगों को इरादा है कि चले बात ही कर लें, दोबारा से एक दफा कोशिश करके देख लेते हैं घर बसाने की। जी, बातचीत पे तो अभी देखें हमारी पार्टी क्या फैसला करती है, लेकिन मैं आपको बातचीत का ये बताऊं, पहले भी जिक्र किया मैंने आपके इसी शो में कि हमने बहुत दफा ये ऑफर की है और हम बातचीत करने बैठे हैं। आयरॉनिकली वो हमारी जो टीम थी बातचीत की, उसमें से 2 आदमी तो नजरबंद हैं इस पर, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। ये आज हमने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया है।
लेकिन देखिए पोजीशन ये थी कि हम कह रहे थे कि 14 मई से पहले आप असेंबलियां डिसॉल्व कर लें, और गवर्नमेंट और पीटीएम कह रही थी कि हम जुलाई में डिसॉल्व करेंगे, लेकिन इलेक्शन फिर वो 3 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक अक्टूबर पे अड़े हुए थे। ये कुछ अगर आप इसको प्रोग्रेस कहें तो है। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है, अब देखते हैं कि हमारी पार्टी इस पे क्या फैसला करती है। देखिए हम कोई ऐसी चीज कह नहीं रहे कि हम कोई चांद मांग रहे हैं या आसमान मांग रहे हैं। हम तो आइन के तहत एक इलेक्शन मांग रहे हैं। वैसे भी अगस्त में तो वैसे ही टर्म मुकम्मल हो जानी है पूरे पाकिस्तान में, हर असेंबली की, हर पार्लियामेंट की। तो देखिए ये इलेक्शंस आवाम में ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि लोग डर रहे हैं। शाह खबर साहब सही कह रहे हैं, ओ तरह तरह की कयास रह रही हैं। पार्टियां तो बहुत पुरजोश होती हैं कि हम 2/3 लेंगे कि कितनी अक्सरियत लेंगे। चलिए जितनी भी लेंगे, जितनी लेंगे, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और जो जिसकी जितनी बाहर वैल्यू है उसके मुताबिक आइंदा पाकिस्तान की हुकूमतें बनाएं। लेकिन सर इलेक्शन कैसे मिलेंगे जब आप इदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे? हुमायूं साहब, इलेक्शन कैसे मिलेंगे कि जब आप हुकूमत पे महाज खोल के बैठे रहेंगे? मैं आपसे गुजारिश कर इलेक्शन रहा हूं के इदारों की, हमने कभी वॉशिंगटन पोस्ट में इश्तिहार दिया है कि हमें अपनी फौज से बचाओ? हमने कभी अमेरिका को खत लिखा है अपने एम्बेसडर के जरिए कि हमें अपनी फौज से बचाओ? हमने दुनिया में ये जाके कहा है कि जी हम सर वक्त नहीं है सर, मैं एक्चुअली फौज सारी गड़बड़ करती है? हमने तो आज तक ये कभी नहीं कहा। सर मेरे पास सवाल नहीं है सर। शाह खबर साहब, वाकई ऐसा नहीं किसी ने किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी ने साइफर भी नहीं लहराया। मैं शाह खबर साहब आपसे भी सवाल करूंगी, आखिरी सवाल होगा मेरा। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब, क्या आप लोग कोई रास्ता निकाल सकते हैं? कोई बातचीत की गुंजाइश है कि आए बैठे बात करें? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है, और हमने ही कहा है कि बात हो सकती है। खान साहब की तरफ से ये आता था कि किसी से बात नहीं करनी या मशरूत बात करनी है। दूसरा मैं अर्ज करूं कि आईनी तौर पर तो ये सब कहते हैं कि जी 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन कराया जाए। अदालतों में भी अगर कोई भी जुर्म होता है, कोई बात भी, कॉज देखे जाते हैं कि ये क्या है। एक आदमी की अना की वजह से जब नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा था तो उसको भी आपने देखा, उन्होंने कोशिश की कि नेशनल असेंबली तोड़ दें। फिर एक इंतशार फैलाने के लिए 2 असेंबलियों को तोड़ दिया गया। इनके पास मासेस में पॉपुलैरिटी नहीं है। आपने देख लिया इनकी कॉल्स का क्या हुआ। हलफ लिए थे इन्होंने, कितने लोग लेके आ सके थे ये इस्लामाबाद। फिर ये सारे डिपेंडेंट हैं कोर्ट्स पे। बड़ी सर बातचीत हो सकती है कि नहीं हो सकती अभी? सर फैसले आ रहे हैं तो इस पे बहुत क्वेश्चन है जी। बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, ठीक है। शाह खबर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगी, टाइम नहीं है। मुझे बताएं, अदालत प्रेशराइज्ड हो गई या फैसला बदल लिया? देखिए अदालतों को प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आज के हवाले से एक बात जरूर शेयर करूंगा कि जो आज इलेक्शन कमीशन की, ठीक है शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया। माजरत चाहूंगी तीनों से, बहुत माजरत के साथ कि वक्त की किल्लत है। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।